चलिए, हमने गॉस लॉ देखा। गॉस लॉ हमारा था कि किसी भी क्लोज सरफेस पे अगर कुछ चार्जेस हैं तो इनसे निकलने वाला जो फ्लक्स था बाहर की तरफ वो था E डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लोज इंटीग्रल मतलब कंप्लीट क्लोज सरफेस के लिए ही ये फॉर्मूला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नेट है, मतलब चाहे चार्जेस अंदर हो चाहे बाहर हो, ये तो रिजल्टेंट है। फील्ड लाइंस तो रिजल्टेंट की बनती हैं। क्यू इनसाइड वो चार्ज है जो इस सरफेस के अंदर है। ये हमारा गॉस लॉ है। अब हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस की कि आखिरकार हमने ये गॉस लॉ पढ़ा क्यों। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। यहां जनरली हम सिमेट्री यूज करेंगे गॉस लॉ में। दरअसल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्लक्स निकालने का तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। एक तरीके से हम ये निकालेंगे, एक तरीके से हम ये निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहेगा और ये निकालने के लिए हम सिमेट्री यूज करेंगे। एग्जांपल देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो पहला हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका प्रूफ, तो ये पॉइंट चार्ज है। अब हमें पता है कि गॉसियन सरफेस कुछ भी ले लूं, फ्लक्स तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो हमने क्या लिया यहां गॉसियन सरफेस। ये जो सरफेस ली दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। वो 3 डायमेंशनल सरफेस जिससे हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और जनरली ये सिमेट्रिक होगी। और सिमेट्रिक मींस आर डिस्टेंस पे लगातार। तो सभी जगह आर डिस्टेंस पे मैंने ये फील्ड बनाई और बिकॉज ऑफ सिमेट्री हर जगह फील्ड ऐसे इस तरह जा रही होगी। तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही लिखता हूं, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां देखिए अगर ये E है तो ये भी E है, तो ये भी E है, ये भी E है। इसमें से आप E वेक्टर बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन हम E डॉट डी एस को E इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि हर जगह एंगल ds और E के बीच का 0 डिग्री है और E का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब ये मैग्नीट्यूड बन गया, अब तो E बाहर निकाल सकते हैं। वेक्टर भले बाहर नहीं निकलता, अब तो बाहर निकल जाएगा। तो E बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ ds, और इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो थ्रू आउट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था मैग्नीट्यूड में E, और हर जगह E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर किया हमने, तो टोटल फ्लक्स आ गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर पूरा फ्लक्स, और ये Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो ये दो तरीके से हमने निकाला, तो आंसर आया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इस प्रूफ में हमें ये लगता है ये कौन सी बड़ी बात है, इसी से तो हमने ये प्रूफ किया था। तो ऑब्वियसली कूलम्स लॉ और गॉस लॉ ये इंटरकन्वर्टिबल है, एक से दूसरा निकल आ रहा है। लेकिन इसका एप्लीकेशन आएगा जब हम बात करेंगे, सही मजा तो इसमें आएगा जब हम इनकी बात करेंगे, शेल्स की। ये 3 डायमेंशनल शेल है। अब हमें इसका आंसर निकालना था, तो पहले ये समझिए यहां से मैंने r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये होता, मेन पॉइंट गॉस लॉ में है कि आपको फील्ड लाइन समझ में आनी चाहिए। तो r डिस्टेंस पे, थोड़ा पास ले लेता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये था। तो पहले ये समझिए r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्यों था। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर आप यहां निकालते तो इस dq का आंसर आता इधर और इस dq का आंसर आता इधर, तो इन दोनों dq का रिजल्टेंट आता इधर, वर्टिकल कट जाते। सिमिलरली हर dq के पेयर के साथ वर्टिकल कट जाएंगे और वर्टिकल कट गए तो आंसर ये आएगा। तो पहली चीज हमने ये देखी कि आंसर इधर आएगा, हमें नहीं पता कितना, लेकिन पक्का इधर आएगा। दूसरा, अगर मैं यहां निकालूं तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री यहां ये है तो यहां ये होगा और मैग्नीट्यूड वही आएगा। तो यहां मैंने सिमेट्री यूज करके ये अंदाज तो लगा लिया कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। तो यहां से अगर मैं कोई एक सरफेस ऐसी लेता
तो यहां ई, यहां ई, यहां ई, हर जगह ई, अगर सरफेस का डिस्टेंस सेंटर से बराबर है। और खास बात ये मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब एरिया वेक्टर के पैरेलल है, तो हर जगह ये है। तो फिर से मैं E डॉट डी एस का क्लोज्ड Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट निकालू। E डॉट डी एस वैक्टर है, लेकिन हम इसे E इंटू 4πr² लिख सकते हैं, सेम पिछला लॉजिक, क्योंकि एंगल हमेशा 0 डिग्री है। तो E ds cos 0 और E बाहर निकाला, ds का इंटीग्रेशन 4πr²। तो ये E चारों तरफ है, तो E इंटू 4πr² और Q इनसाइड Q है, और ये आंसर फिर से वही आया कि इस शेल का आंसर यहां हम निकालते तो वही आता जो पॉइंट चार्ज का आंसर आता यहां पे। इंटीग्रेशन से काफी गंदा बनता। इंटीग्रेशन से हम कैसे करते, यहां करते ये रिंग मानते, हालांकि ऐसा नहीं कि ये निकल नहीं पाएगा, तो ये रिंग का आंसर निकालते और इस रिंग का आंसर डी करते और डी को इंटीग्रेशन करते यहां से यहां तक, तब जाके आंसर आता और आंसर फाइनली वही आएगा। ठीक है, लेकिन यहां देखिए हमें इंटीग्रेशन करने नहीं पड़ा। वंस अगेन हमने क्या सोचा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री फील्ड लाइन चारों तरफ ई है, तो फ्लक्स E इंटू 4πr² होगा, मतलब Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कंपेयर किया, पॉइंट चार्ज का आंसर आ गया शेल में। लेकिन ये कब का निकाला, जब R कैपिटल R से बड़ा है। R अगर इससे छोटा होता, अंदर की बात करते हैं यहां। अब हमें यहां नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा यहां से R डिस्टेंस पे, इवन हमें यह नहीं पता कि ये इधर आएगा कि इधर आएगा। अगर आपको पहले से कोई आइडिया नहीं कि यहां आंसर क्या आएगा, तो इमेजिन करने की कोशिश करिए कि हम ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि इवन ये आएगा कि ये आएगा। कैसे, देखिए इन सभी का फील्ड, इन सभी का फील्ड इस तरफ है, इन सभी का रिजल्टेंट इस तरफ है। यहां चार्ज कम है लेकिन डिस्टेंस भी कम है, यहां चार्ज ज्यादा है डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो कोई भी जीत सकता था, कट भी सकते थे। तो मैंने मान लिया कि R डिस्टेंस पे ये वाला पार्ट जीत गया होगा, तो आंसर आ गया होगा E। मान लिया मैंने, और मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं कि ये वाला E नेगेटिव भी आ सकता है, मतलब डायरेक्शन उल्टी भी आ सकती है। तो ये हमने क्या किया कि यहां पे जब हम कैलकुलेट करते तो फिर से वो dq के पेयर बनते। एक dq का पेयर ये होता, एक dq का पेयर ये होता, इस पेयर का आंसर इधर, इस पेयर का आंसर इधर, रिजल्टेंट इधर। तो इन सब का रिजल्टेंट इधर है, इन सब का रिजल्टेंट इधर है, नेट जो भी आता मैंने माना वो E आया। और अगर इस पॉइंट पे E है तो बाय सिमेट्री इधर भी E है, बाय सिमेट्री इधर भी E है, इधर भी E, पूरे स्फीयर पे सेम रेडियस पे E है। तो क्यों ना यही गॉसियन सरफेस ले लूं, तो हर जगह आंसर E है। तो E डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मैं E इंटू 4πr² लिख सकता हूं, E इंटू 4πr²। और Q इनसाइड कितना है इसके अंदर, चूंकि चार्ज तो शेल पे था, तो यहां तो चार्ज है नहीं, आंसर 0 बाय एप्सिलॉन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 0। ठीक है, मतलब वाकई में ये वाले हाफ ने इस वाले हाफ का इफेक्ट काट दिया होगा। सेंटर पे कट रहा था वो समझ में आ रहा है, यहां कट रहा था ये समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने दो चीजें देखी, आउटसाइड इट इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज, अंदर आंसर 0 है। मैं इस 0 को थोड़ा और जस्टिफाई कर देता हूं कि ये कटना ही चाहिए था, हालांकि हम हमेशा ऐसा सोच लें वो जरूरी नहीं। इस केस में हम सोच सकते हैं कैसे, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो मैंने क्या किया कि यहां से ऐसे ये एंगल बनाया, कुछ ये एक सॉलिड एंगल टाइप का बनाया, तो इस पे चार्ज और इस पे चार्ज ये था, ये पॉइंट है जिस पे हम निकाल रहे हैं, ये 3 डायमेंशनल सरफेस है, ये दोनों सिमिलर फिगर है। तो ये डिस्टेंस अगर x है, ये डिस्टेंस अगर y है, फील करिएगा, ये जो फिगर है और ये जो फिगर है सिमिलर फिगर है,
क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल जैसा ही तो बना, सेम एंगल है दोनों तरफ, फिगर सिमिलर है, फिगर सिमिलर है। तो अगर इसका एरिया ds1 है, इसका एरिया ds2 है, तो ds1 और ds2 इनका रेशो डिस्टेंस के रेशो के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। याद करिए, दो सिमिलर ट्रायंगल अगर होते, सिमिलर ट्रायंगल होते, तो ये x रेशो y होता, ये h1 h2 होता, तो h1 रेशो h2 इज इक्वल टू x रेशो y। लेकिन अगर इसी की जगह ये 3 डायमेंशनल फिगर होता, जैसे ये होता, ऐसे मान लो, तो जो इन हाइट का रेशो होगा वही इस हाइट का रेशो, इस डिस्टेंस का भी रेशो होगा। तो अगर ये मैं कुछ मानूं d1 d2, तो d1 d2 का रेशो भी यही होगा। तो इसका और इसका एरिया का रेशो डिस्टेंस के स्क्वायर के रेशो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं पर्सनली ऐसे याद रखता हूं कि ये एक छोटा कोण है, एक बड़ा कोण है, ये सिमिलर फिगर है, मतलब थीटा दोनों का एक सा है। तो अगर इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस 2r है, ठीक है, तो इसकी ये लेंथ l है तो 2l है। पेरीमीटर का रेशो रेडियस के रेशो के बराबर। तो लेटरल लेंथ का रेशो, क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेटरल लेंथ 1:2, कर्व्ड सरफेस एरिया 1:4, वॉल्यूम 1:8। लीनियर डायमेंशन का रेशो अगर फिक्स है तो एरियल डायमेंशन का रेशो 1:2 आएगा, वॉल्यूमेट्रिक डायमेंशन 1:3 आएगा। और ये कॉमन सेंस है, क्योंकि हर लीनियर डायमेंशन 1:2 है, तो लेंथ भी 1:2, हाइट भी 1:2, तो एरिया कैलकुलेट करोगे तो 2 बार आएगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे 3 बार आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। चलो, तो मैं यहां ये प्रूव करना चाह रहा हूं कि यहां पे जब मैं निकालता तो इस सरफेस पे, इस पे चार्ज आता कितना, सिग्मा इंटू ds2, इस पे चार्ज आता सिग्मा इंटू ds1। तो अब जब मैं इसकी वजह से निकालता तो इसको पॉइंट चार्ज मान लो, इसको पॉइंट चार्ज मान लो, तो इसकी वजह से आंसर आता सिग्मा इंटू ds1 और ये x, तो ये E1 आता kq बाय x², और यहां सिग्मा इंटू ds2 ये चार्ज है, इसकी वजह से आता E2, तो E2 आता, ये डिस्टेंस कितना है y, इसकी वजह से इस पे k इंटू सिग्मा इंटू ds2 बाय y²। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ds1 बाय x² इज इक्वल टू ds2 बाय y², ये आपस में बराबर है। तो ds1 बाय x², ds2 बाय y² सेम है, तो ये इक्वल है, मतलब ये आमने सामने वाले पेयर कट गए होंगे, मतलब इसका आंसर इससे कट गया। और ऐसे हम हजारों लाखों पेयर बना सकते थे, इसका इससे कट गया, इसका इससे कट गया, मतलब एग्जैक्टली ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब खास बात यहां एक और समझने की है, इंटरेस्टिंग, और कोशिश करिएगा ये फील करें। मैं ये कह रहा हूं ये कट क्यों रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस x और ये बन रहा है सरफेस ds, ये बन रहा है E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया k dq बाय r², dq कितना है, सिग्मा ds बाय x², और ये जो ds है, ये ds भी x² के ही प्रोपोर्शनल है यहां से। तो ये ds बाय x² वाला टर्म कांस्टेंट निकल आया एक तरीके से, और कांस्टेंट निकल आया मतलब जो आंसर इसका आया वही इसका आया यहां y से। मींस ये कैंसल आउट होने की वजह इनवर्स स्क्वायर लॉ था, क्योंकि अगर ये r² नहीं होता, ये x² नहीं होता, तो ये रिलेशन नहीं बनता, ये कैंसल आउट नहीं होता। मतलब ये कब हो रहा है, जब हम इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात कर रहे हैं, और इनवर्स स्क्वायर लॉ कहां कहां है, ग्रेविटेशन में भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है। इसीलिए ये रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए तो ट्रू है ही, ग्रेविटेशन के लिए भी ट्रू है। ठीक है, चलो, ये काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इसी से आगे डिराइव करेंगे
तो हमने क्या सीखा, शेल के लिए जो आंसर आया कि शेल में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर निकालने के लिए Q/4πε0r², मतलब बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज। पहला डिस्कशन। और कैसे किया, E0 निकालने के लिए हमने पहले गॉसियन सरफेस ये मानी, तो हमने माना सभी पे E बाहर है, अंदर भी हो सकता था, हमने E बाहर माना तो फ्लक्स आया E × 4πr², स्मॉल r क्या है ये, लेकिन Q इनसाइड था 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया 0, मतलब बाहर अंदर कुछ नहीं है ही नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट कट गया इन सभी का। लेकिन जब मैंने गॉसियन सरफेस यहां बनाई तो वंस अगेन ये टर्म लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह आंसर E है, 4πr² मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इस बार ये 0 की जगह क्या बन गया, Q। ठीक है, और यहां फील करने की कोशिश करिए कि इस आंसर में कैपिटल R आया ही नहीं कहीं। इसका मतलब इसकी साइज कितनी भी छोटी कर दूं तो इसको पॉइंट चार्ज भी मान लूं तो भी आंसर यही रहेगा, रेडियस R बड़ी भी रख लूं तो भी यही रहेगा, बशर्ते हम बाहर ना निकल जाएं। ठीक है, तो याद रखने वाली चीज सिर्फ ये आई, अंदर निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बाहर निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और किसका, यूनिफॉर्म शेल का आंसर है। तो बस आपको यह पता करना है वो पॉइंट अंदर है कि वो पॉइंट बाहर है। ठीक है, वैसे बेहतर होगा कि हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें, तो वेक्टर फॉर्म में भी कोई बुराई नहीं है, 4πε0 r³ r वेक्टर। अब ये r क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ शेल। क्लियर, क्योंकि हम ओरिजिन यहां मान रहे हैं, वहीं से तो r ले रहे हैं, तो इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या है वो, अंदर तो वेक्टर का मतलब ही नहीं है, वैसे ही 0 है। तो हम जनरली क्या करेंगे कि हर फॉर्मूले का वेक्टर फील्ड भी देखेंगे, सो दैट हम जनरल पॉइंट पे आंसर निकाल पाए। चलो एक आध क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, लगे हाथ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बना ही लेते हैं, इतनी मेहनत की है तो फोटो बनाना भी सीखते हैं। और फोटो तो बिल्कुल आसान है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r², और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और शायद इसको एक्सटेंड करने में भी आपको बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये R है, ये -R है, इस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये अपोजिट साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरो बदल गए, राइट एरो पॉजिटिव, लेफ्ट एरो नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल शेल का आंसर आया। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूं इनके यूज का कि एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो एग्जांपल 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पिछली क्लास भले शायद आपको उतने अच्छे समझ में नहीं आई हो, ये समझ में आना बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा यूज होगा। चलो तो मैं इसको कहां रखता हूं, ओरिजिन पे ही रखता हूं। चलो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड 2r, 0, 0, r, 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 r/2, r/2, r/2। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है पहला। तो बस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको सिर्फ ये पता करना है कि ये शेल के अंदर है या शेल के बाहर है। तो 2r, 0, 0 स्टैंडर्ड केस है, x इधर है, y इधर है, z इधर है। 2r, 0, 0 पहला पॉइंट यहां है, सेंटर से 2r डिस्टेंस पे है, मतलब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो KQ/2r का होल स्क्वायर, डायरेक्शन आई है, शेल से सेंटर से 2r पे पॉइंट चार्ज मान लो KQ/r²। r, r, ये r√3 पे r, r है, यहां तक कोई दिक्कत? तो सेंटर पे रख लो, फिर से बाहर है, r√3 का होल स्क्वायर, लेकिन यूनिट वेक्टर लेना है, तो स्क्वायर और यूनिट वेक्टर क्या है, I + J + K/√3, या ऐसे लिखो
या फिर इसको लिखो कि आर वेक्टर हमारा है आर आई आर जे आर के क्यू बाय इसके मॉड का होल क्यू इनटू वेक्टर। ठीक है, ये सेकेंड, एक ही बात है, एक ही चीज लिखी। थर्ड क्वेश्चन में r/2 r/2 r/2, अब ये पॉइंट आखिरकार है कहां, तो ओरिजिन से r/2 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 का ओरिजिन से डिस्टेंस देखो, तो r/2 √3 एंड दिस इज लेस देन r, और इसका मतलब ये वाला पॉइंट अंदर है और ये वाला पॉइंट अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 0। तो बहुत ही आसान, अंदर है तो 0, बाहर है तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। पॉइंट चार्ज कहां रखा है, इसके सेंटर पे। एग्जाम्पल 2, ये Q -2Q R 2R, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट R लेस देन R, R मोर देन, सॉरी R से 2R और R मोर देन 2R, ये हमें निकालना था। तो इस बार दो शेल्स हैं और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मतलब एक किसी का आंसर निकालो, दूसरे का निकालो, दोनों आंसर जोड़ दो। अब जरा देखिएगा, पहला R लेस देन R पे, अगर हम अंदर यहां हैं तो ये इस शेल के भी अंदर है, इस शेल के भी अंदर है, तो ना तो इसका आंसर आएगा ना इसका आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा 0। सोचिए, दूसरे में अगर हमारा R कैपिटल R से 2R के बीच में है, मतलब हम यहां पे हैं। अब जरा सोचिए, ये वाला पॉइंट इस शेल के बाहर है लेकिन इस शेल के अंदर, तो दो आंसर लिखते। इसका आंसर तो सीधे KQ/R² आ जाता, सेंटर पे रखा हुआ बिहेव करेगा, लेकिन इसका आंसर 0। तीसरा, अगर पॉइंट हमारा बाहर होता, इधर होता, पॉइंट इधर होता, मतलब R ग्रेटर देन 2R होता, तो ये भी सेंटर पे रखा हुआ बिहेव करता, ये भी सेंटर पे रखा हुआ बिहेव करता, तो KQ/R² इसका आंसर, K -2Q/R² इसका आंसर, तो टोटल आंसर आ गया KQ -2Q/R²। ठीक है, और अंडरस्टूड है, डायरेक्शन सभी की क्या है, R यूनिट वेक्टर, R यूनिट। हालांकि आपके पास यही सोचने का एक और तरीका था, चूंकि दोनों कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, इसका मतलब यहां सिमेट्री है, सिमेट्री है, तो मान लो मुझे यहां आंसर निकालना होता, तो जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा। मैं थर्ड केस की बात कर रहा हूं, तो मैं ऐसी गॉसियन सरफेस ले लूं, इस गॉसियन सरफेस का E.ds में E इंटू ये स्मॉल r ये ले रखा है, E इंटू 4πr² सीधे सीधे लिख सकता हूं, E इंटू 4πr², और Q इनसाइड कितना है, ये दोनों ही तो उसके अंदर है, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, Q -2Q/4πε0r², वही है आंसर। सिमिलरली आपको अगर यहां निकालना होता तो आप गॉसियन सरफेस ऐसी बना सकते थे, अब यहां बनाते तो भी बिकॉज ऑफ सिमेट्री हर जगह आंसर E आता, तो फ्लक्स E इंटू 4πr² तो पक्का बन जाता, लेकिन राइट साइड में सिर्फ Q आता अकेला, आ गया वो आंसर। तो आप यहां गॉसियन सरफेस भी बना के कर सकते थे, क्योंकि सिमेट्री अब भी है, आप ऐसे भी कर सकते थे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको डायरेक्टली समझ में आना बहुत जरूरी है, और यह भी समझ में आना जरूरी है कि गॉसियन सरफेस क्यों लगा पा रहे हैं। चलो, तो फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां निकाला, ये शेल के अंदर, इस शेल के अंदर 0, यहां निकाला, इसके अंदर है तो इसका असर 0 है, लेकिन इसका असर तो आएगा, और कितना, पॉइंट चार्ज पे रख दो। यहां निकालें तो ये भी सेंटर पे, ये भी सेंटर पे, तो KQ -2Q पॉइंट चार्ज बाय R²। ठीक, तो हम इनके फोटो और बना लेते हैं, तो ये K -Q/R²।
तो इनके फोटो भी बना लेते हैं कि आखिरकार कैसा दिखेगा। तो देखिए, यहां से यहां तक तो पक्का आंसर 0 है, यहां से यहां तक 1/r² का ग्राफ है, और 1/r² का ग्राफ ऐसा होता है, 1/r², r के साथ बना रहा हूं तो 1/x² ग्राफ ऐसा होगा। इसके बाद ये 1/x² ना हो के 1 - 1/x² है, ठीक है। आप वैल्यूज भी लिख सकते हैं, कैसे? स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R यहां छापें तो ये कितना है r, तो ये हाइट कितनी है kq/r²। यहां इसी फंक्शन में ये 2r हाइट आई तो कितना बना kq/4r²। यहां ये -kq/r² है तो इसी फंक्शन में हाइट 2r छापो, 2r की वैल्यू तो -kq/4r² अप टू सो। हाँ, ये बनाया नहीं पीछे, हम पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और शायद ये आपको समझ में आ जाए कि पीछे जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये पलट जाएगा, जहां ये पॉजिटिव था वहां ये नेगेटिव होगा, जहां ये नेगेटिव था यहां ये पॉजिटिव। और फील्ड लाइन भी बना ही लेते हैं। यहां तो फील्ड लाइन है नहीं, इन दोनों के बीच में फील्ड लाइंस हैं, कलर चेंज कर देता हूं फील्ड लाइन का। इन दोनों के बीच में फील्ड लाइन है, किसकी? सिर्फ इसकी। लेकिन इन दोनों के बीच में इसके बाहर फील्ड लाइन इसकी भी है, इसकी भी है, और रिजल्टेंट कितना बना -q। तो -kq/r² की फील्ड लाइंस कैसी होंगी? इस तरह। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो शायद आपको फील्ड लाइन भी समझ में आ गई होंगी, क्योंकि यहां कोई चार्ज नहीं है, इस हिस्से के लिए पॉइंट चार्ज q है, इस हिस्से के लिए पॉइंट चार्ज -q की तरह बिहेव कर रहा है। चलो, तो ये हमारा डिस्कशन हुआ। चलिए क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, पहले पे 2q है, रेडियस r है, दूसरे शेल पे q है, रेडियस 2r है। यूनिफॉर्म है, कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और r का ग्राफ बनाना है। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू r प्लस, r प्लस मतलब r से जस्ट बड़ा, मतलब जस्ट आउटसाइड a, 2r माइनस मतलब 2r से जस्ट छोटा, मतलब जस्ट इनसाइड b, और r इक्वल टू 3r। इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। रेशियो, प्लॉट E और R, प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। रफली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी वो। सेकंड और भी इंटरेस्टिंग है, 2 यूनिफॉर्म इंसुलेटेड शेल्स हैं, यूनिफॉर्म शेल्स हैं, चार्ज डेंसिटी इसकी भी कांस्टेंट है पॉजिटिव, उसकी कांस्टेंट है नेगेटिव, चार्जेस बराबर हैं लेकिन साइन अलग अलग है, रेडियस भी बराबर है, एक का सेंटर ओरिजिन है, एक का सेंटर r, 0,0 है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 2r प्लस, मतलब 2r से जस्ट बाहर, 2r माइनस 2r से जस्ट अंदर, r/2 ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इन पे। रीजन बताना है, शेड करना है आपको कौन से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का 0। फिर थर्ड वन, प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, हाँ, इसमें लास्ट वाले में भी एक q है, एक -q है, एक 2q है, 2 शेल्स हैं, बीच में सेंटर पे पॉइंट चार्ज है, सिमेट्री है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड को r के साथ। देखिए, इसमें गॉस लॉ लगा सकते हैं आप, इसमें गॉस लॉ लगा सकते हैं क्योंकि सिमेट्री है। आप E/ds को E/4πr² लिख सकते हैं, लेकिन यहां सिमेट्री नहीं है, यहां आपको सुपरपोजिशन ही यूज करना पड़ेगा। दोनों का वेक्टर आंसर निकालो और जोड़ दो। चलो सॉल्यूशन देखें। पहला पूछा है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट r प्लस, इस पॉइंट पे, और जस्ट आउटसाइड है तो इस शेल के अंदर है, तो इसका तो आंसर आएगा नहीं। इस शेल के बाहर है और ये पॉइंट चार्ज है, सेंटर पे रखा हुआ है, तो 2q सेंटर है और ये डिस्टेंस रफली r है, तो k 2q/r²। 2r माइनस पॉइंट यहां है, अंदर है तो इसका तो आंसर आएगा नहीं, जो आंसर आएगा इसका आएगा, और ये सेंटर पे रखा हुआ बिहेव करेगा 2q और डिस्टेंस 2r। लेकिन अगला पूछा है 3r पे। यहां जब हम 3r पे निकालेंगे तो ये भी सेंटर पे, ये भी सेंटर पे, तो पॉइंट चार्ज 3q यहां आ जाएगा, और 3q पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे कितना, k 3q/3r का होल स्क्वायर। तो अब रेशियो लिख सकते हैं 2:1/2 रेशियो 1/3 पहले का।
तो जब हमने यहां निकाला तो टोटल पॉइंट चार्ज आ गया 3Q, यहां पे रखा हुआ है। जब मैंने यहां निकाला सिंगल 2Q, यहां निकाला सिंगल 2Q। चलो प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नहीं फोटो भी बनाना है, तो फोटो बनाने के लिए हमें फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो देखिए R अगर R से छोटा है, मतलब हम यहां कहीं हैं, तो यहां पे दोनों ही शेल के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन R अगर R से बड़ा और कैपिटल 2R से छोटा, हम यहां हैं, इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आएगा। पॉइंट चार्ज सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सेंटर पे 2Q रखो, और इसका आंसर R²। R ग्रेटर देन 2R, हम यहां आ गए तो पूरा 3Q सेंटर पे R²। अब ये ग्राफ बनाना है तो ये फंक्शन ही तो है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड R से 2R में एक्सप्रेशन 2/x² टाइप का है ग्राफ ऐसा। मैं रिकमेंड करूंगा ये वैल्यूज बनाते रहें तो आपको ग्राफ में हाइट लिखने में आसानी होगी। R रखिए K 2Q/R², 2R छापिए K 2Q/2R का होल स्क्वायर, मतलब 1/2, ये 2। अब इसके बाद 3Q/R², तो ये ग्राफ बनाते तो ये ग्राफ R की वैल्यू 2R छापो तो 3/4 इसके ऊपर जाएगा हाइट। R की वैल्यू, ये ग्राफ जब मैंने लिखा तो इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 2R छापो इसमें तो 3/4 बनता, और ये बना था 1/2, तो 3/4 इससे बड़ा है इससे छोटा है, तो ग्राफ बना कुछ ऐसा। पॉजिटिव साइड बनाया, नेगेटिव साइड इसको नीचे पलट देना, ठीक है। तो नेगेटिव साइड अगर हम बनाया नहीं, ये कुछ ऐसे बन जाता ऐसा, ठीक है। शायद एक और चीज पूछी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो समझिए अंदर तो लाइंस आनी नहीं है, ये मिटा देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां बना के दिखा, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आनी नहीं है, ये Q है, इस Q की वजह से इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जरूर आएंगी। कैसी? अकेले पॉइंट चार्ज की लाइंस और पॉइंट चार्ज, ये समझिए लाइंस हम कैसे बना रहे हैं, यहां पॉइंट चार्ज रखिए उसकी लाइंस बनाइए, ऐसी ही होती, लेकिन बीच में तो मिसिंग है तो मिटा दी। लेकिन जब हमने यहां बात की इसके बाहर, तो Q और 2Q 3Q वाला पॉइंट चार्ज यहां आ गया, तो यहां Q था, इस 2Q की लाइंस और आ गई बाहर, तो यहां पे जो लाइंस आएंगी वो पॉइंट चार्ज 3Q यहां रखा होगा उसकी वजह से, मतलब लाइंस आएंगी 3 गुनी। और आप यहां देख सकते हो कि जो ही हम इस सरफेस को क्रॉस करके गए अचानक से लाइंस पैदा हो गई, और सही बात है क्योंकि यहां सोर्स मौजूद है, या यहां देखिए लाइंस नहीं थी, अचानक लाइन आ गई, मतलब फ्लक्स नया पैदा हुआ है, सोर्स मौजूद है, लाइंस फिर बढ़ गई, फिर से सोर्स मौजूद है, तो नंबर ऑफ लाइंस बढ़नी ही थी। ये इसकी फील्ड लाइन है। और कैसे बना रहे हैं, इस हिस्से में पॉइंट चार्ज की लाइन बनाओ जो सेंटर पे है, इस हिस्से में भी पॉइंट चार्ज की लाइन बनाओ जो सेंटर पे है, लेकिन चार्ज कितना? 3Q। ये हो गया। क्वेश्चन 2। अब 2 में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां दोनों का सेंटर सेम नहीं है, तो जो R कैलकुलेट होगा दोनों का सेंटर अलग अलग है, तो डायरेक्टली R के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो ये मेरा एक सरफेस ये है, एक सरफेस मेरी ये है, ये पॉजिटिव वाली, ये नेगेटिव वाली। मुझे कहां निकालना है? 2R प्लस, और ये R 2R प्लस मतलब यहां। और आप समझिए ये वाला पॉइंट इस शेल से भी बाहर है, इस शेल से भी बाहर है, तो इस पॉइंट पे मैं पहला पार्ट 2R 0 0, इस वाले का आंसर जब मैं निकालता इस पे, तो पूरा का पूरा चार्ज Q सेंटर पे रख दूं, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है? 2R, डायरेक्शन I कैप। और जब मैं इस शेल की वजह से आंसर निकालूंगा तो भी पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे, लेकिन इस शेल का सेंटर यहां है, सेंटर से डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R ही तो है,
लेकिन दिक्कत क्या है, ये चार्ज नेगेटिव है, तो आंसर आएगा माइनस आई कैप, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है। नेट ये जीतेगा क्योंकि हम इसके सेंटर के ज्यादा नजदीक हैं, तो माइनस KQ/3/4R² आई कैप पहले का आंसर। दूसरा है 2R - 0 0, और दूसरा बिल्कुल आसान है। अब हम यहां आ गए, तो ये डिस्टेंस 2R है, रफली ये भी 2R है, तो इसका आंसर तो रफली वही आएगा, क्योंकि अभी भी हम इस वाली शेल से तो बाहर है, इससे डिस्टेंस 2R, तो KQ/2R² आई कैप। लेकिन जो ही शेल के अंदर आ गए, अचानक से इस शेल का आंसर 0 आ गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सडन यहां कुछ और है, यहां कुछ और सही बात है, शेल का अंदर आंसर नहीं था, बाहर आंसर है, तो बदलेगा तो। चलो तीसरा पार्ट, R/2 R/2 R/2। अब ये सीधे सीधे नहीं दिख रहा है कि ये किसके अंदर है किसके बाहर है, यहां कहीं R/2 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 होगा, तो पता कैसे करें, इसका सेंटर है 0 0 0, R/2 R/2 R/2, सेंटर से डिस्टेंस, पहले वाले के सेंटर से डिस्टेंस R/2√3 रेडियस से कम है, मतलब ये पॉइंट गारंटीड पहली वाली शेल के अंदर तो है। दूसरी वाली शेल के अंदर है कि नहीं, तो दूसरी वाली शेल का सेंटर कितना था, R0 0, पॉइंट क्या है, R/2 R/2 R/2, डिस्टेंस निकालो, तो ये वेक्टर बना -R/2 आई कैप, R/2 जे कैप, R/2 के कैप। मॉड आया इसका भी R/2√3, ये भी R से छोटा है, मतलब वो पॉइंट इसके तो अंदर है ही, इसके भी अंदर है, और दोनों के अंदर है, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, आंसर इज 0। ठीक है, चलो, और सही बात है, जैसे सेकंड वाले पार्ट का आंसर किस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वो हिस्सा जो दोनों शेल के अंदर है, उस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक, प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नहीं एक और बचा है, R, 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 R दिख रहा है, दोनों के ही बाहर है, तो पहले मैं पॉजिटिव वाले का आंसर निकाल लेता हूं। पॉइंट चार्ज यहां है, तो KQ/R√3 का क्यूब, R I कैप, R J कैप, R K कैप, पॉजिटिव वाले का आंसर। नेगेटिव वाले का आंसर निकालूं तो नेगेटिव है R, 0, 0, तो इससे जो वेक्टर बनता वो बनता R I कैप तो कट गया, R J कैप, R K कैप, तो इसका आंसर आता कि नेगेटिव क्यू, डिस्टेंस आता R√2, इससे इसका डिस्टेंस नेगेटिव वाले का, इनटू वेक्टर R J कैप, R K कैप। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली इसका फील्ड अंदर आएगा, तो वेक्टर ये नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन मैं नेगेटिव यहां लगा चुका हूं, तो या तो चार्ज में आप नेगेटिव लगा दो तो यहां नहीं लगाना, चार्ज आप प्लस ले लेते तो यहां लगाना पड़ता, तो अपने आप एरो हमारा इसका नीचे आ चुका है, इसका एरो इधर आ चुका है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा आंसर। तो कुछ कॉमन लिखने लायक तो दिख नहीं रहा है, KQ/R² कॉमन ले लो, I + J + K/3√3 माइनस J + K/2√2, ये गंदा सा आंसर है। ठीक है, और ये आंसर ठीक वही है कि आप सीधे इस क्वेश्चन को ऐसे सोच लेते कि एक पॉइंट चार्ज यहां है, एक पॉइंट चार्ज यहां है, ये R, 0, 0 है, ये ओरिजिन पे है, हमें R, R पे आंसर निकालना, तो इसका वेक्टर इधर, इसका वेक्टर इधर, दोनों वेक्टर निकाल के जोड़ देते, तो बाहर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ये फोर्थ पार्ट का आंसर। अब सबसे इंटरेस्टिंग था इसकी फील्ड लाइंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग, समझिएगा, कायदे से काफी मजा आना चाहिए फील्ड लाइन जब आप डिस्कस करोगे इसकी। तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले हम इस जोन की बात करें, ये वो जोन है जिसमें नेगेटिव शेल का इफेक्ट नहीं है, ओनली पॉजिटिव शेल का इफेक्ट है, और पॉजिटिव शेल का इफेक्ट क्या है, पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन,
पॉजिटिव शेल कैसे बिहेव कर रही है, चूंकि ये हिस्सा इस शेल के बाहर है, इस शेल के बाहर है, तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है मानो ये पॉइंट चार्ज यहां रखा होगा। अब जरा समझिए, अगर यहां पॉइंट चार्ज रखा होता तो उसकी फील्ड लाइन कैसी बनती? बनती और भी जगह, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ इतने हिस्से की लाइंस में। और भी जगह आती, लेकिन और जगह शायद कुछ और प्रॉपर्टी होगी। तो यहां पॉइंट चार्ज मानते हुए फील्ड लाइन हमने बनाई, ये, ठीक है, क्योंकि इस हिस्से में अकेले इस शेल का असर आएगा, और वो कैसा? पॉइंट चार्ज सेंटर पे, इस शेल का तो असर है ही नहीं, तो एक ही आंसर है पॉइंट चार्ज इसका। ठीक, तो ये फील्ड लाइन इस तरह थी, लेकिन हमारा काम अभी हुआ नहीं है, बहुत सारा काम बाकी है। इस हिस्से में पॉजिटिव शेल का तो असर नहीं आने वाला है, नेगेटिव शेल का असर आएगा। और कैसे? मानो एक पॉइंट चार्ज यहां रखा हो, और इस पॉइंट चार्ज की लाइंस कैसी होती? ऐसी होती, लेकिन हम जिस हिस्से में बना रहे हैं वहां तक रोक देंगे। तो इसके सेंटर से पास होती हुई लाइंस, इनको एक्सटेंड करने पे इसके सेंटर से पास हो रहा है, उनको एक्सटेंड करने पे इसके सेंटर से पास हो रहा है। अब अंदर तो यहां गारंटीड लाइंस नहीं है, तो यहां तो लाइंस का मीनिंग नहीं है क्योंकि दोनों के अंदर है। अब बस एक तीसरा जोन बचा है जो दोनों के बाहर है, इस हिस्से में। अब इस हिस्से में दोनों का असर आना है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं, ये तो और भी आसान है। क्यों? बाहर जब हम निकालेंगे तो ये पॉइंट चार्ज सेंटर पे, ये माइनस चार्ज सेंटर पे, और डाइपोल की फील्ड लाइन बनेगी बाहर। और डाइपोल की फील्ड लाइन कैसी होती है? ऐसी तो होती, इस तरह। लेकिन इसका कौन सा असर आएगा? जो बाहर है। तो ये फील्ड लाइन हमने बनाई, ये कुछ ऐसे बनेगी, सिर्फ इतना हिस्सा, क्योंकि ये डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है जब हम बाहर के कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। तो बाहर फील्ड लाइन आई, ठीक है, इस पे पॉइंट चार्ज मान के, तो मैं उसी कलर से बाहर फील्ड लाइन बना देता हूं। ये आई फील्ड लाइन्स, ये कुछ अजीब सी फील्ड लाइन ऐसी है। घबराइए मत, यहां आपको कहीं कहीं शार्प कॉर्नर दिखेंगे, जैसे ये शार्प कॉर्नर है। तो शार्प कॉर्नर हो सकता है ये सिंगल फील्ड लाइन नहीं है, ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन अलग अलग है। तो यहां शार्प कॉर्नर आपको दिख सकता है। सिंगल फील्ड लाइन होती तो एरो सेम होता ना। यहां पे भी शार्प कॉर्नर दिख रहा है। तो जो हमने पढ़ रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में शार्प कॉर्नर नहीं होते, अभी भी सही है। शार्प कॉर्नर कहां है पूरे में? यहां शार्प कॉर्नर है, तो ये तो दो डिफरेंट लाइंस है ना। फिर तो पॉइंट चार्ज से निकलने वाली लाइन में भी शार्प कॉर्नर है। लो, ये आ गया, लेकिन ये डिफरेंट लाइंस है। दूसरा, लाइंस टर्मिनेट और ओरिजिनेट होती हैं पॉइंट चार्ज पे। बात सही है, पॉइंट चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, देखें, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही है। तो अगर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं होता तो इसकी फील्ड लाइन डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज किया कि अगर कॉन्सेंट्रिक थी तो सीधे सेंटर पे रख दिया, और अगर नहीं थी तो ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो काम कर ही रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रिक शेल्स। हाँ, इस बार हालांकि हम निकाल सकते हैं जैसे R से छोटा है, इस हिस्से में ना तो इस शेल का असर आएगा ना इसका असर आएगा, दोनों अंदर है। इस पॉइंट चार्ज का तो असर आएगा ना। R से 2R के बीच में यहां इस शेल का असर नहीं आएगा। ये शेल सेंटर पे रखी हुई बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज ऑलरेडी था, ये माइनस क्यू भी सेंटर पे रख दिया, तो क्यू और माइनस क्यू दोनों सेंटर पे आ गए, कट गया। ग्रेटर देन 2R,
यहां ये तीनों सेंटर पे Q माइनस Q 2Q, तो क्या बचा 2Q। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हो गई। ठीक, आप गॉसियन सरफेस से भी सोच सकते थे, कहीं भी निकालना है, क्योंकि जैसे यहां निकालना है तो ये गॉसियन सरफेस मानिए, सिमेट्री है तो इस गॉसियन सरफेस पे E इंटू 4πr², लेकिन चार्ज इनक्लोज जिस पे Q और माइनस Q है जो कि 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। चलो एनीवे, अब हमारा आंसर क्या बन गया, ये मजेदार आंसर सा हो गया है। वैल्यूज निकालनी है तो 1/x² का ग्राफ इन्फिनिटी से चालू होगा r पे, r से 2r पे ग्राफ मिसेंगे। ठीक है, हाँ वैल्यू जरूर लिखूंगा मैं kq/r²। इस फंक्शन में स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R छापो ये। अब यहां से यहां 0 था, अब फंक्शन ये बना, लेकिन फंक्शन से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि k2q/r² है तो हाइट ज्यादा है। स्मॉल r की वैल्यू 2r छापो, 2r छापो, तो kq/2r² बनेगा, नीचे से आएगा ग्राफ। ये k 2q 2r², हाइट छोटी आई, ये ग्राफ। क्यों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए 1/x² ग्राफ ऐसा है, 2/x² इंडिविजुअली बनाओगे तो ये भी ऐसा है, 3/x² भी इंडिविजुअली ऐसा ही है। जब एक ही ग्राफ में बनाओगे तो कौन सा कहां है उसके लिए हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह ग्राफ था, शायद यही पूछा था बस। तो ये शेल्स वाला पहला कॉन्सेप्ट और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लॉजिक बहुत ही सिंपल सा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और बाहर kq/r² है, हर शेल के लिए ऐसा ही। बस r क्या है, शेल के सेंटर से डिस्टेंस। अगर सभी का सेंटर सेम है तो फॉर्मूला हमेशा इस फॉर्म में बनेगा जैसे यहां बना, सेंटर्स अलग अलग हैं तो आपको निकालना पड़ेगा। अगला डिस्कशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर, शेल की जगह कंप्लीट होता तो क्या करते, ये देखिए पूरे में चार्ज मौजूद है, चार्ज डेंसिटी रो है या टोटल चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड, और रो लिखते तो q/4/3πr³। पहले में सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन था, इस बार वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमसे पूछा होता तो हम इसमें निकालते r ग्रेटर देन r पे, तो यहां हम निकालना चाह रहे हैं कि आंसर क्या है। मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान है कि बिकॉज ऑफ सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, और जो इस पे होगा वही इस पे होगा, वही इस पे होगा, तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसी बनेंगी। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस ये ले लूं तो फिर से फ्लक्स E इंटू 4πr² लिख पाऊंगा, क्योंकि फ्लक्स क्या है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, लेकिन इसको E इंटू ds इंटू cos 0 लिख सकते हैं, और E सिमेट्री के कारण बाहर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और ds वेक्टर 4πr² है। ठीक है, r ये वाला था, स्मॉल r वहां तक का था, ये स्मॉल r। लेकिन हमें पता है फ्लक्स तो q/इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है, और q इनसाइड टोटल चार्ज q ही तो अंदर है, और कंपेयर करूं तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू q/ε0, q/4πε0r²। और हार्डली आप इसमें सरप्राइज होंगे कि ये सेंटर पर रखा हुआ बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि आखिरकार हम इसको कई शेल्स मान सकते हैं, ये इनफाइनाइट कई शेल्स में टूटा हुआ है, और जब हम बाहर निकालेंगे तो हर शेल सेंटर पर रखी हुई बिहेव करेगी। जरा सोचिए, इस शेल पे होता Q1, इस पे होता Q2, इस पे होता Q3, कॉन्सेंट्रिक होती, तो R डिस्टेंस पे आंसर kq1 प्लस q2 प्लस q3/r² सीधे आप लिख सकते थे, मतलब हर शेल का चार्ज सेंटर पे मान लिया। तो इनफाइनाइट शेल्स का चार्ज सेंटर पे माना तो कितना आएगा, टोटल Q। तो
कॉमन सेंस होना चाहिए ये आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी हम सेंटर पे चार्ज रख के निकाल सकते हैं। कब? जब हम बाहर की बात कर रहे हैं। चलो, हाफ ऑफ द पार्ट इज ऑलरेडी डन, तो ये तो मिटा देता हूं हम, क्योंकि हमें ये कॉमन सेंस ही लग रहा है। और ये q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r, चार्ज कैन बी एज्यूम्ड एट सेंटर। होल चार्ज कैन बी एज्यूम्ड एट सेंटर। अब जरा देखें r लेस देन rp। तो पहला केस ये था। दूसरा केस, जब हम यहां की बात कर रहे हैं तो एक तो तरीका हमारे पास है गॉस लॉ। कैसे गॉस लॉ? कि हमें ये मान लेते हैं कि सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो सिर्फ यहां नहीं, बिकॉज ऑफ सिमेट्री हर जगह ही है और रेडियली आउटवर्ड भी है। तो मैं फ्लक्स फिर से E इंटू 4 पाई छोटा r स्क्वायर लिख सकता हूं। गॉसियन सरफेस ये है, लेकिन इस बार इसको जब Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन लिखोगे तो Q इनसाइड Q नहीं है, Q का एक छोटा सा पार्ट है। और कितना पार्ट? Q वॉल्यूम पूरे 4/3 पाई r क्यूब में कितना था, इसमें कितना है, बाय एप्सिलॉन। और यूजिंग 1 and 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू r क्यूब बाय r क्यूब बाय एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स Q इंटू r स्क्वायर से r स्क्वायर बाहर लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू r। ठीक है, ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ठीक है, हालांकि मैं इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके मैं सीधे ये लिख सकता था, ये फॉर्मूला कि Q इनसाइड बाय r स्क्वायर। यहां Q इनसाइड क्या है? पूरा का पूरा Q। यहां Q इनसाइड क्या है? वॉल्यूम के रेशो में। तो यहां अगर मैं लिखता तो K Q इनसाइड R क्यूब बाय r स्क्वायर। सेम है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा, एक ही r बचेगा। तो या तो आप ऐसे सोच सकते थे कि इस वाल ये आप कब यूज कर सकते हैं? जब भी कॉन्सेंट्रिक का केस होगा। अब चाहे एक शेल हो, 2 शेल हो, सॉलिड हो, कुछ भी हो, ये फॉर्मूला काम करेगा जब तक कॉन्सेंट्रिक है। तो चार्ज कितना अंदर है? के क्यू इनसाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉलिड का आंसर आ गया। चलो, तो ये पार्ट कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया है। कि चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था, इलेक्ट्रिक फील्ड आया के क्यू बाय r स्क्वायर। कब? जब बाहर है। और अंदर आया के क्यू बाय r क्यूब इंटू r जब ये है। ठीक है, या आप इसी को हमेशा के क्यू इनसाइड बाय r स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा हम इसका फोटो बनाते हैं, क्योंकि फोटो इंटरेस्टिंग बनेगा। यहां r के प्रोपोर्शनल है, अंदर ये प्रोपोर्शनल टू r है, बाहर ये प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। लेकिन एक खास बात देखिए, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R छापो, के क्यू बाय r स्क्वायर यहां बनेगा, यहां छापो के क्यू बाय r स्क्वायर यहां बनेगा। पिछली बार की तरह नहीं है, ये ग्राफ इस बार कंटिन्यूअस है। ठीक है, हाँ, और ये वैल्यू यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, और कितना? के क्यू बाय r स्क्वायर। यहां लीनियर था। दरअसल मैं इसी से फॉर्मूला याद कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, ये फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से कभी नहीं भूलना है, ये तो आपको हमेशा याद रहेगा। ये फॉर्मूला के क्यू बाय r स्क्वायर इंटू r बाय r। सोचो, लीनियर वेरिएशन है, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, ये हाइट हमें पता है, तो y इक्वल टू mx ही तो है। ठीक है, तो ये मैंने कैसे कहा, कैपिटल R पे आंसर के क्यू बाय r स्क्वायर है, R पे के क्यू बाय r स्क्वायर है। तो स्मॉल r पे कितना है? तो के क्यू बाय r स्क्वायर
बाय आर इंटू आर, लीनियर वेरिएशन। तो सेंटर से वेरिएशन लीनियर है। तो मिड पॉइंट पे इसका आधा है, 1/3 पे 1/3 है, एटसेट्रा। तो जैसे भी हो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रेविटेशन में भी सेम ग्राफ बनेंगे, सेम फॉर्मूला आएगा, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। चलो, तो जैसे भी याद रखें, फॉर्मूला याद रखिए, ग्राफ याद रखिए, एक कुछ याद रखिए। हाँ, इसमें हम एक और चीज डिस्कस करते हैं कि पिछले केस में भी हमने बात की थी कि हमें हमेशा वेक्टर फॉर्म याद होना चाहिए उस चीज का, क्योंकि 3 डायमेंशनल गंदे से क्वेश्चन है तो वेक्टर फॉर्म ही मदद करेगा। देखते हैं इसका वेक्टर फॉर्म। तो ये मिटा देता हूं, मुझे ग्राफ की जरूरत नहीं। तो इसी को तो वेक्टर में तोड़ना है, तो किसी भी आर पे निकालते तो आर वेक्टर के प्रोपोर्शनल होता, तो इसका करेस्पॉन्डिंग वेक्टर, ये तो पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला हो गया। तो बाहर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। अंदर देखें तो अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर वेक्टर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और बात सही भी है। क्यों? यहां हम निकालते तो सिर्फ इन्हीं शेल का तो आंसर आता, ये जो शेल बाहर है उन सभी शेल का तो आंसर इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, जो आएगा इसका आंसर आएगा। और ये पूरी की पूरी शेल सेंटर पे, तो अभी भी आंसर आर वेक्टर के प्रोपोर्शनल है। और यहां बना बनाया आर वेक्टर ऊपर था, ये इंटरेस्टिंग चीज, बना बनाया आर वेक्टर ऊपर था, क्योंकि आर के ही प्रोपोर्शनल था, वेक्टर ही तो लगाना है। दरअसल यहां हम क्या करते, के क्यूब बाय आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर, तो आर यूनिट वेक्टर को आर क्यूब आर वेक्टर लिख देते। यहां क्या लिखते, के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू आर, आर यूनिट वेक्टर, और इनको कंबाइन करके सीधे आर वेक्टर लिख सकता। तो देखिएगा इसमें आंसर आर वेक्टर के प्रोपोर्शनल है, इसमें आर वेक्टर के प्रोपोर्शनल मत कह देना, आर वेक्टर के पैरेलल है, क्योंकि नीचे आर क्यूब आ रहा है, यहां नीचे कुछ नहीं आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है। तो यहां वाकई में आर वेक्टर के प्रोपोर्शनल है। तो सेंटर से जितना दूर जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलेगी। अब यहां एक और बात रह गई है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी। ये एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग केस है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, पूरा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ मान लो, बाहर तो हार्डली आपको कोई दिक्कत आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने में। लेकिन अंदर दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि अंदर पूरे में चार्ज मौजूद है, और जब चार्ज मौजूद होता है तो सोर्स मौजूद है, तो नई लाइंस पैदा होंगी, और नई लाइंस पैदा होंगी तो दरअसल ये कुछ ऐसा बनेगा। आगे जाते जाओ, लाइंस बढ़ाते जाओ। थोड़ा मतलब इसको वैसे प्रैक्टिकली बना पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये लाइन ब्रेक होते हुए बनेगी, क्योंकि हर नए चार्ज पे लाइंस पैदा हो जाएंगी। तो इसकी फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनेगी। देखिए जनरली गलती क्या होती है कि हमें ऐसा लगता है कि फील्ड लाइन ऐसी बनेगी इसकी, लेकिन अगर मैंने फील्ड लाइन ऐसी बना दी होती तो याद करिए कि फील्ड लाइन की डेंसिटी जितनी ज्यादा फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग, इस हिसाब से फील्ड यहां स्ट्रॉन्ग है और दूर जाने पे कमजोर हो रहा है, जबकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था और दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था यहां तक, फिर घटना चालू हुआ था। तो दरअसल यहां तक नई लाइंस पैदा होती रहेंगी बीच बीच में। एक बार आप सरफेस क्रॉस कर गए, नई लाइन का पैदा होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। सेंटर पे तो लाइन होगी नहीं, दूर जाओगे लाइंस बढ़ती जाएंगी। सेंटर पे कोई लाइन नहीं, आगे जा रहे हैं नई लाइन पैदा होती जा रही है, ये इसकी फील्ड लाइंस। तो यहां आप कंटिन्यूअस लाइंस चाह के भी नहीं बना सकते थे। क्यों? क्योंकि चार्ज हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, तो लाइंस चार्ज से नई पैदा होंगी, ठीक है। क्योंकि लाइंस कंटिन्यूअस कब होती हैं? जब चार्ज मौजूद ना हो फ्री स्पेस में। तो एनीवे, एक चीज हम ये समझे, एक चीज हम ये समझे, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था। न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छा फील आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल 1, पहले मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल वैसा ही ले रहा हूं जैसा पहले लिया था।
ये चार्ज Q x y z, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2r, 0, 0, r, r, r/2, 0, r/3। ये था। इन तीनों पे हमें आंसर निकालना होता। पहला सबसे आसान है, समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट इवन हम लोकेट भी कर पा रहे हैं यहां पे। तो चूंकि ये बाहर है तो पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ बिहेव करेगा, तो KQ बाय 2r डिस्टेंस पे है, 2r का स्क्वायर आई के। मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन लिख दी। r, r, ये भी उतना मुश्किल नहीं, पॉइंट चार्ज यहां है, यहां से r√3 पे ये पॉइंट है, रेडियली आउटवर्ड आंसर आएगा। बेहतर है मैं वेक्टर लिख लूं, RI, RJ, RK, तो KQ बाय r√3 का होल क्यूब इंटू वेक्टर। अगर क्यूब ले रहे हो तो वेक्टर लो, स्क्वायर ले रहे हो तो यूनिट वेक्टर लो। तीसरे केस में लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये सरफेस के अंदर है, क्योंकि इसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम है। और अगर अंदर है तो हमारा फॉर्मूला KQ बाय r³ इंटू r वेक्टर ये लगेगा, और ये ज्यादा आसान निकला। KQ बाय r³, r वेक्टर कितना है, r/2 i कैप, 0 j कैप, r/3 k कैप। वंस अगेन नीचे क्यूब है तो ऊपर वेक्टर आएगा, स्क्वायर होता है तो यूनिट वेक्टर आता है। तो शायद समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल आसान था। बस हमें ये देखना था पॉइंट अगर आउटसाइड है तो फॉर्मूला KQ बाय r³ r वेक्टर है, इनसाइड है तो KQ बाय r³, कैपिटल R³ r वेक्टर है। सॉरी, r वेक्टर दोनों में ही स्मॉल r वेक्टर है, लेकिन यहां कैपिटल R³, यहां स्मॉल r³। चलो, पहला सीधे सीधे आपको यही एक्सप्लेन करने के लिए था। अब जरा दूसरा एग्जांपल देखें। एग्जाम्पल 2, इस बार ये r और 2r पे x, y, z ये सॉलिड है, लेकिन बीच में कैविटी है, कैविटी कॉन्सेंट्रिक है। अब पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r से 2r, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ग्रेटर देन 2r, और प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड r वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। देखते हैं, अब हमें यह निकालना था। अब हमारे पास तरीका है, या तो हम गॉस लॉ यूज करें या कॉमन सेंस यूज करें। पहले हम गॉस लॉ ही यूज करते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहां पे कहीं पे गॉसियन सरफेस लेता तो इसमें तो E इंटू 4πr² आता, लेकिन चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, 0, क्योंकि यहां तो चार्ज कुछ है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 0। और सही बात है, इसको अगर इनफाइनाइट शेल्स मान लो तो ये पॉइंट सभी शेल के अंदर है, और शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सेकंड पार्ट, सेकंड में हमने गॉसियन सरफेस ये मानी, ये तो E इंटू 4πr² बिकॉज ऑफ सिमेट्री फ्लक्स आएगा, लेकिन चार्ज इनक्लोज्ड कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला। और ये कितना है जरा समझिए, ये स्मॉल r, ये कैपिटल R, चार्ज डेंसिटी रो मान ली मैंने। तो इस वॉल्यूम में चार्ज कितना स्टोर्ड है, तो रो इंटू 4/3 पाई r³ माइनस r³। तो इस हिस्से में चार्ज कितना स्टोर्ड है, तो बड़े वॉल्यूम में से छोटा वॉल्यूम घटा दिया। ठीक, या आप इसी को ऐसे सोच सकते थे कि इस पॉइंट पे आंसर चाहिए, तो जितनी शेल्स ये है, ये सभी शेल का आंसर आएगा, ये इन शेल का आंसर नहीं आने वाला, डॉट लगे जिन पे, क्योंकि वो तो बाहर है। और इन सभी शेल का आंसर निकालने के लिए ये पूरा चार्ज यहां रख दो, तो आंसर आप लिख सकते थे KQ इनसाइड बाय r², और Q इनसाइड कितना होता,
क्यू इनसाइड होता रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, क्योंकि इसके अंदर चार्ज कितना मौजूद है, ये बनेगा वही सेम फॉर्मूला। तो यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया, कुछ कट रहा है 4 पाई रो बाय 3 एप्सिलॉन आर माइनस आर क्यूब बाय आर स्क्वायर। और जब मैं बाहर अगर गॉसियन सरफेस लूंगा यहां पे, तो बिल्कुल आसान कि अंदर इनक्लोज चार्ज पूरा आ जाएगा। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां जो चार्ज इनक्लोज्ड है ये पूरा इस हिस्से का चार्ज अंदर आ जाएगा। और कितना है 2r का होल क्यूब माइनस आर क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आया आर क्यूब 8 माइनस 7 रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाय आर स्क्वायर। ठीक है, या आप सीधे इसको ऐसे समझिए कि बाहर जब मैं निकाल रहा हूं तो यहां आंसर k क्यूब बाय आर स्क्वायर आंसर आएगा। k क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q क्या है रो इंटू टोटल वॉल्यूम, लेकिन टोटल वॉल्यूम कितना है बाय आर स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, तो जब यहां निकालना था टोटल चार्ज आएगा, और टोटल चार्ज कांस्टेंट, न्यूमरेटर कांस्टेंट है 1/r स्क्वायर। यहां निकालना था 0, लेकिन यहां निकालना था तो न्यूमरेटर में भी चार्ज आपका वेरिएबल है, कौन सा, ये वाला आएगा, जो कि उस फॉर्मूले में आया। अब इसके बाद हमारा मैथमेटिक्स है ग्राफ बनाना। थोड़ा बड़ा ले लेता हूं सो दैट मैं ग्राफ को, चलो 0 से r तक तो आंसर पक्का 0 है। r से लेके 2r तक पता नहीं ग्राफ क्या है, लेकिन 2r के बाद इनवर्स स्क्वायर लॉ है 1/r स्क्वायर, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है। लेकिन क्या होगा, हम हाइट और देख लेते हैं। स्मॉल r से 2r, ये जो फंक्शन है यही तो प्लॉट करना है बीच में, इस हिस्से में r रखो, इसमें कैपिटल R रखने पे आंसर आया 0, मतलब ग्राफ यहीं से चालू हुआ, टूटा नहीं। 2r रख के देखते हैं, तो 2r रखो, 2r माइनस आर क्यूब बाय 2r का होल स्क्वायर, 7r क्यूब 12 एप्सिलॉन नॉट रो, ये आया 7/12। और जरा इसमें r की वैल्यू 2r छापो, क्योंकि आखिरकार ये जो बन गया ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बन गया f ऑफ r। जरा सोचिए, ये है, मतलब इसको मैथ्स का क्वेश्चन मानो तो आपको ज्यादा आसानी होगी। ये मानो, तो इसमें भी 2r छापने पे 12 बना, वो भी वही बना, तो सेम बना, मतलब ग्राफ कंटिन्यूअस है। तो ये तो तय है यहां पे ग्राफ कंटिन्यूअस है, लेकिन ये ग्राफ कंटिन्यूअस ऐसे भी हो सकता था, स्ट्रेट लाइन, कैसे भी कुछ भी हो सकता था। तो मुझे क्या चाहिए, अब इसका फंक्शन चाहिए, और ये फंक्शन मुझे प्लॉट करना है रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r माइनस आर क्यूब बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका प्लॉट ठीक वही होगा जो x माइनस आर क्यूब को नया कांस्टेंट ले लूं, जो इसका होगा आर क्यूब को नया कांस्टेंट ले लिया, इसको मैंने कुछ 1 मान लिया। इसका रफली ग्राफ देखें तो डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करते तो 1 प्लस 2a बाय एक्स क्यूब बनता, 1 प्लस 2a बाय एक्स क्यूब, और ये हमेशा पॉजिटिव है, एटलीस्ट इस इंटरवल के लिए तो पॉजिटिव है। इसका मतलब फंक्शन तो हमेशा इंक्रीजिंग है। डबल डेरिवेटिव करो, और डबल डेरिवेटिव आया -2 6a बाय एक्स पे 4, नेगेटिव, मतलब कॉन्वेक्स। ग्राफ कॉन्वेक्स है और इंक्रीजिंग है, ग्राफ कॉन्वेक्स है
और इंक्रीजिंग है, और ये कॉन्वेक्स से कॉन्केव हो गया, मतलब शार्प कॉर्नर आया है। तो ये कॉन्वेक्स एंड इंक्रीजिंग, ये हमें फंक्शन मिल गया। मैक्सिमा कहां मिला? 2r पे। मैक्सिमम आएगी 2r पे, और 2r पे वैल्यू कितनी आई थी? 7 रो r बाय 12 एप्सिलॉन। ये आंसर है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक शेल्स होंगी, कोई खास दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे आंसर निकल आएंगे। गॉस लॉ लगाइए या के क्यू इनसाइड बाय आर स्क्वायर। अब अगर इसी में एग्जाम्पल 3 शेल्स कॉन्सेंट्रिक नहीं होती, मतलब ये रो है, एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, हाँ, अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, हमने सॉलिड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो आया था के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर जब बड़ा है, बेहतर है आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, आर जब बाहर है। अंदर निकाला था तो आया था के क्यू बाय आर क्यूब, आर वेक्टर जब आर अंदर है। लेकिन ये आंसर जो थे वो क्यू के टर्म में थे, यहां रो है, तो क्यों ना मैं इनको रो के टर्म में लिख लूं। तो कुछ और नहीं, इसको रिप्लेस करना है 4/3 पाई आर क्यूब से। तो ये वाला अगर रिप्लेस करते के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर, ये बना। यहां रिप्लेस करो तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर आर क्यू, ये बना। तो हम चाहें तो अभी रिप्लेस करें, फाइनली रिप्लेस कर सकते हैं, हमारी मर्जी। बस हमें क्या करना है कि रो और क्यू में रिलेशन चाहिए, चलो, और वो हमारे पास है। अब ये दो शेल्स तो हैं हमारे पास, सॉरी सॉलिड है, और इस सॉलिड पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अलग अलग जगह। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, पहले पूछा होता 2r 0 0, फिर मान लीजिए पूछा है 0 r/2 0, तीसरा r/2 0 0, और सेकेंड होता प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज कांस्टेंट। चलो एक और पूछ लेता हूं। तो मैं इसको और करके दिखाता हूं, फिर क्वेश्चन दे रहा हूं। इसके सॉल्यूशन में एक हिंट आपको लग गई होगी, जैसे हमने किया था नेगेटिव मास सिस्टम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और एग्जैक्टली हम वही करने वाले हैं कि कैविटी को एक नेगेटिव मास सिस्टम मान लेंगे। मतलब हम इसको क्या मानेंगे? एक पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव, रेडियस 2r का यहां पे है, प्लस एक नेगेटिव का r/2 रेडियस का यहां पे। इसकी डेंसिटी रो, इसकी डेंसिटी माइनस रो, और चाहे तो इसको अगर आप माइनस क्यू लें तो इसको आंसर 8q लिख लें, तो हम q और इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। रो इंटू 4/3 पाई r/2 का q, इसको हमने q माना है। हमने q किसको माना है? इसको। तो मैंने पूरे में रो भर दिया, इसमें माइनस रो भर दिया। रो की जगह हम लास्ट में q से रिप्लेस कर देंगे तो ठीक है, हम पुराने फॉर्मूले में आ गए, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमें इन दोनों की वजह से आंसर निकालना है। अब पहला पॉइंट पूछा है, वो कहां है? 2r, 0, 0 यहां है। ठीक है, इसके भी आउटसाइड है, और 2r, 2r पूछा है, ये रेडियस r का था, ये r/2 का था, 2r यहां था। 2r, 0, 0 यहां पे, और इस वाले के लिए भी 2r, 0, 0 यहां पे सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। इस प्लस का आंसर आएगा पॉइंट चार्ज बाहर की तरफ, तो इसका आंसर आएगा k 8q बाय r स्क्वायर बाहर की तरफ, आई कैप। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे अंदर आएगा इधर, और ये आएगा KQ, सेंटर से डिस्टेंस 3r/2 है,
3r/2 का होल स्क्वायर माइनस आई कैप। तो नेट रिजल्टेंट बना KQ/r² कॉमन ले लो, KQ/r² कॉमन ले लो, 2i कैप, यहां से 4/9 आई कैप, 14/9 KQ/r² आई कैप। और चाहे तो Q की वैल्यू वापस से रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो मैं नहीं कर रहा हूं, खुद से कर लेना। ये आंसर है, ठीक। और ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी ग्रेविटेशन में। सेकेंड पार्ट 0,r/2, 0 पॉइंट यहां है, तो पॉइंट यहां है, पॉइंट यहां है। अब यहां ध्यान देने वाली बात, क्योंकि अब ये और इंटरेस्टिंग हो गया क्वेश्चन। यहां निकाला तो ये r/2, ये हम इसके अंदर है, इसके अंदर है, तो यहां फॉर्मूला KQ/r³, r वेक्टर यूज होगा, और Q कितना है 8Q, r3, r वेक्टर कितना है r/2j कैप। सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर r/2j कैप, ठीक है। और यहां जब हम निकालें तो ये तो बाहर निकल गया, तो फॉर्मूला होगा इसका KQ/r3 r वेक्टर, इसका फॉर्मूला आएगा ये। लेकिन r वेक्टर कौन सा है, ये। और शायद एरो तो समझ में आ गया होगा, अंदर होगा। और ये वेक्टर अगर देखें तो r/2 i कैप माइनस r/2 j कैप लिखा है, कॉमन सेंस से लिखा r/2 i कैप माइनस r/2 j कैप, ये एरो है। तो KQ बाय सेंटर से डिस्टेंस r/2√2, इसका मॉड होल क्यूब। डायरेक्शन ऑलरेडी में एरो सही बनाया है, इसीलिए मैंने यहां नेगेटिव नहीं लगाया, एरो सीधे लिख दो, r/2 i कैप माइनस r/2 j कैप, ठीक है। आपको अगर ऐसे नहीं लिखना, नॉर्मल तरीके से करना है। नॉर्मल तरीका मतलब इसके सेंटर से ये वेक्टर बनाया, ये था 0 r/2 0 r/2 0 0, तो पहले ये वेक्टर बनाओ, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस r/2 i कैप प्लस r/2 j कैप, तो ये आपका r वेक्टर हो गया। अब फॉर्मूला लगाते KQ/r³ इंटू r वेक्टर, तो Q कितना है -Q, r³ इस लेंथ के मॉड का होल क्यूब, r/√2 का होल क्यूब इंटू वेक्टर। सेम आंसर है, हमारे में यहां नेगेटिव था, ये प्लस था। और अब चूंकि दोनों वेक्टर फॉर्म में है, तो दे कैन बी एडेड डायरेक्टली। तो डायरेक्टली ऐड करूं तो KQ/r² कॉमन ले लूं, KQ/r² कॉमन ले लूं, वो कितना बना 4j कैप। KQ/r² बाहर ले लो, ये बना 2√2 माइनस 2√2 माइनस 1/2 i कैप 1/2 j कैप, कंबाइन कर दो, तो ये गंदा सा आंसर आया KQ/r², i कैप का कोएफिशिएंट √2 i कैप, i कैप का कोएफिशिएंट √2 i कैप, j कैप का कोएफिशिएंट 4 माइनस √2 j कैप, ये आंसर। तो शायद कुछ कॉन्फिडेंस मिला होगा कि हम कहीं भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक अंदर का एक बाहर का। पॉइंट देखना है, ये इसके अंदर है तो अंदर का फॉर्मूला यूज हुआ, ये बाहर है बाहर का फॉर्मूला यूज हुआ, दोनों आंसर निकाल के हमने जोड़ दिए। चलो थर्ड पार्ट, r/2 0 0, आगे के दोनों पार्ट काफी आसान। r/2 0 0 मतलब इसके सेंटर पे था, पॉइंट इधर है, ये मैंने बनाया। हमेशा हम क्या कर रहे हैं, दोनों फिगर बना रहे हैं और इसके रिस्पेक्ट में। तो थर्ड वाला जो पॉइंट था, ये इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट अंदर है, तो फॉर्मूला ये यूज होगा। तो Q की वैल्यू कितनी है 8Q,
रेडियस इसकी आर वेक्टर r/2 आई कैप, ये पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट। लेकिन ये तो सेंटर पे है तो इसका तो आंसर 0 है, तो इस वाले पार्ट का आंसर वही बचा जो आया था KQ/r² 4 आई कैप। ठीक, और लास्ट पार्ट, अब की बार हम इसके सेंटर पे, लेकिन इसके इधर, तो इसके सेंटर है तो इसका आंसर तो 0 है, लेकिन ये इसके इधर है। अब मुद्दा ये है कि ये पॉइंट हम अंदर लें या बाहर लें, डजेंट मैटर, ग्राफ तो कंटिन्यूअस था इसका, तो ये पॉइंट आप अंदर मानो या बाहर मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम कहीं भी मान लें। तो मैं अंदर मान के आंसर निकालूं तो ये आया, लेकिन फॉर्मूले में Q वाकई में इसका कितना है -Q, r3, इसकी रेडियस r/2, इसकी रेडियस, ये r क्या है, इसकी रेडियस r/2 का होल क्यूब इनटू पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर कहां है इसका, इधर, और कितना -r/2 आई कैप। तो ये बना KQ 4r² आई कैप। ध्यान दीजिए पॉजिटिव आई कैप तो आना ही था, क्यों, ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पे इधर ही तो आएगा फील्ड, +1 कूलम रखते तो अट्रैक्ट ही तो होता। तो लास्ट का आंसर भी 4KQ/r² आई कैप। तो देखिए थर्ड और फोर्थ के आंसर सेम आए, ये रियलिटी है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। क्यों, जरा इसमें देखिएगा कि अगर मैं इस कैविटी पे लास्ट क्वेश्चन देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज कांस्टेंट, इस पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर ये प्रूफ हो गया तो ये दोनों पॉइंट कैविटी के अंदर ही तो थे, तो इन दोनों पे आंसर बराबर आएगा। लेकिन सिर्फ 2 पे नहीं निकालना है हमें, किसी भी जनरल पॉइंट पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेते हैं यहां पे P। अब हम उस पॉइंट P को फिर से बनाने वाले हैं, इसमें पॉइंट P इधर है, दूसरे वाले केस में पॉइंट P मैंने यहां बना लिया इसके रिस्पेक्ट में, ये मान लीजिए सेंटर C1 है, ये मान लीजिए सेंटर C2, वेक्टर के फॉर्म में। अब चूंकि ये पॉइंट अंदर है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, KQ/r3 r वेक्टर, Q कितना है 8Q, R कितना है R वेक्टर कितना है C1P, हमेशा आउटवर्ड ये वेक्टर आएगा। इसके लिए फॉर्मूला देखें तो ये भी इसके अंदर है, पॉइंट अगर इसके अंदर है तो फॉर्मूला ये लगेगा, Q की वैल्यू -Q, रेडियस r/2, इसकी रेडियस r/2 का क्यूब इनटू r वेक्टर, r वेक्टर कितना है बच्चे का C2P। तो ये बना कितना 8KQ/r³ C2P वेक्टर, ये भी वही है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का समेशन है, तो K8Q/r³ C1P वेक्टर माइनस K8Q/r³ C2P वेक्टर। K8Q/r³ कॉमन ले लूं, C1P माइनस C2P, इसी को K8Q/r³ कॉमन लूं, C1P प्लस PC2 लिख सकता हूं, और C1P प्लस PC2 इज इक्वल टू C1C2। और जरा समझिए C1 और C2 वेक्टर तो कांस्टेंट है, C1 और C2 वेक्टर कुछ और नहीं r/2 आई कैप है, C1 से C2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। हाँ 8Q/r³ छापें तो K की वैल्यू 1/4πε0, इस बार मैं छाप ही देता हूं, तो रो इंटू πr³ K, तो ये बना ρ/3ε C1 C2 वेक्टर। निकाल लेना, रटने की जरूरत नहीं। तो एक खास बात आया कि ये कैविटी के अंदर कांस्टेंट है। अब जरा पिछला रिजल्ट इससे वेरीफाई करिए जिसमें कॉन्सेंट्रिक कैविटी थी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था
क्योंकि C1 C2 वेक्टर नल हो गया, दोनों कैविटी के सेंटर मैच कर गए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेक्टर और डायरेक्शन दोनों में वेक्टर फॉर्म है, और वेक्टर अगर कांस्टेंट आ जाए तो मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, डायरेक्शन ही सेम है, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म ऐसी है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक केस तो मिल गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी। ठीक है, तो थोड़ा ट्रिकी डिस्कशन है, लेकिन यूं ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इतना इंपॉर्टेंट और इतना मुश्किल टॉपिक नहीं कहते। तो ध्यान से करिए, इसको समझिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको ट्राई करिए। ठीक है, फिर वापस से सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो रिज्यूम करिएगा। चलो, तो ये 3 गंदे से क्वेश्चन करो। पहले क्वेश्चन में ये पूरे में सॉलिड में चार्ज रो था, इसमें चार्ज माइनस रो था, कंबाइन कर दिया, तो ऑब्वियसली अंदर है यहां एम्प्टी स्पेस हो गया होगा जहां पे चार्ज नहीं होगा। तो ये कुछ और नहीं है, प्लस और माइनस का सुपरपोजिशन मान सकते हो। तो यूजिंग सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो 3r,0,0 रो और आर के टर्म में आंसर आएंगे। प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन कॉमन एम्प्टी रीजन, इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगा, यू हैव टू प्रूव इट एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0r/2 0 इस पॉइंट पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 में ये यूनिफॉर्म शेल है जिस पे -2q है, ये सॉलिड है जिस पे चार्ज q है, ये सॉलिड स्फीयर है, ये यूनिफॉर्म शेल है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का प्लॉट करना है। तो या तो आप गॉस लॉ करिए कि पहले सरफेस इधर बनाइए, फिर इधर बनाइए, फिर इधर बनाइए, या KQ इनसाइड बाय r² क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है, यहां भी कॉन्सेंट्रिक है, गॉस लॉ से करिए। मैं रिकमेंड करूंगा गॉस लॉ से करें कि पहले यहां लीजिए गॉसियन सरफेस, फिर यहां लीजिए, फिर यहां लीजिए, और फिर फंक्शन निकालिए, फिर उसको प्लॉट करिए, और प्लॉट करोगे तो अपने आप इन दोनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ हद तक मैथमेटिक्स टाइप का है कि आर के टर्म में फंक्शन निकालना है, फंक्शन को प्लॉट करना है, बाकी चीजें सॉल्व करनी है। करो ट्राई। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक हमारा पॉजिटिव चार्ज यहां है, एक हमारा नेगेटिव चार्ज यहां है, ये दो का, और इस पे क्यू है तो इस पे भी क्यू ही है, क्योंकि बराबर रेडियस बराबर चार्ज डेंसिटी, लेकिन डिस्टेंस सेंटर से अलग अलग है। पहले के लिए 3r था, दूसरे के लिए ये 2r है, और इस पे आंसर आता पॉइंट चार्ज सेंटर पे, तो बाहर की तरफ KQ/3r² आई कैप, नेगेटिव तो अंदर की तरफ KQ/2r का होल स्क्वायर आई कैप नेगेटिव, तो 1/4 - 1/9 5/36, तो KQ × 5/36 आई कैप नेगेटिव। ये पहले का आंसर। तो पहले का आंसर KQ/5/36 r² नेगेटिव। ठीक है, हाँ, इसी का करस्पॉन्डिंग, तो K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, Q को रो × 4/3 पाई r³ लिखा, तो KQ को हमें रिप्लेस करना है 4 पाई रो r³ / 3 एप्सिलॉन नॉट से, तो KQ के प्रोडक्ट को इससे रिप्लेस करना है, तो बाय 3, तो 5 रो r/36 का 3 टाइम्स 108 एप्सिलॉन नॉट। पहले का आंसर। दूसरा मैं भूल गया, दूसरा 0, r/2, r/2 और कैविटी में कांस्टेंट ये था। चलो, तो दूसरा मैं निकाल देता हूं, r/2, 0, सॉरी इस पे निकाला था, तो पॉजिटिव की वजह से r/2 यहां है, पॉइंट इधर है, नेगेटिव की वजह से पॉइंट इधर है। जिस पे पूछा है नेगेटिव की वजह से वो पॉइंट बाहर है, पॉजिटिव के अंदर है, तो पॉजिटिव का आंसर KQ/r³ × r वेक्टर, लेकिन नेगेटिव की वजह से सेंटर से डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये r है, तो ये वाला पोजीशन वेक्टर आएगा -i कैप + r/2 j कैप, तो इसका आंसर आएगा KQ/r²
गंदा सा डिस्टेंस r और r/2 का, ठीक है, r² प्लस r²/4 √5r/4, ये तो √5/4 r का होल क्यूब। लेकिन q इसका नेगेटिव है, तो या तो नेगेटिव यहां लगाऊं या यहां साइन पलट दूं, तो मैं यहां साइन पलट दे रहा हूं। तो दूसरे का आंसर आ गया ये। तो दूसरे में के क्यू को ρr³/3ε से रिप्लेस किया बाय r³, एक r बचा, तो 1/2 j कैप। और यहां तो बहुत ही गंदा है, i कैप माइनस 1/2 j कैप बाय √5/4 का होल क्यूब, ये इसका आंसर। जे कैप कंबाइन करते रहो। चलो थर्ड पार्ट था, हमें कैविटी के अंदर कांस्टेंट प्रूव करना था। अब कैविटी के अंदर कांस्टेंट प्रूव करना था, मतलब यहां कहीं तो ये P ले लो, ये C1 ले लो, हमारे इसी तरीके से। तो ये पॉइंट अंदर है, तो इसका आंसर KQ/R³ C1P वेक्टर। नेगेटिव की वजह से जब हम लेते तो ये C2 आता, पॉइंट P इधर आता, और शायद समझ गए होंगे PC2 वेक्टर आएगा। KQ/R³, रेडियस तो इसकी भी R है, लेकिन PC2 वेक्टर पलट दिया क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव था। कंबाइन करो तो KQ/R³ कॉमन, C1P प्लस PC2, तो फिर से इंटरेस्टिंग KQ/R³ C1C2 वेक्टर। और C1C2 वेक्टर R वेक्टर है, RI कैप, सेंटर से सेंटर का RI कैप था, तो KQ/R² I कैप कांस्टेंट, ये आंसर है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में गॉसियन सरफेस से करके देखते हैं। तो गॉसियन सरफेस हम बनाते तो पहले यहां बनाए, तो यहां मतलब r लेस देन r पे E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q इनसाइड कौन सा आएगा, ये वाला, और ये निकालने के लिए Q इंटू 4/3πr³ 4/3πr³ बाय एप्सिलॉन। तो E आया Q/4πε r³ r वेक्टर, ये बना। इत्तेफाक नहीं था वैसे, क्योंकि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे शेल का तो आंसर आना नहीं है। फील करिए इसको, ये शेल ऐसी थी, यहां मैं कहीं यहां कैलकुलेट करूं, यहां कैलकुलेट करूं, यहां कैलकुलेट करूं, शेल का तो आंसर आएगा नहीं, अकेले पॉजिटिव का आएगा। और पॉजिटिव का अंदर क्या था, KQ/R³ इंटू r वेक्टर, KQ/R³ इंटू r वेक्टर। इवन r से 2r के बीच में भी यहां भी मैं निकालता तो भी इस शेल का आंसर नहीं आता, जो भी आता सॉलिड का आता, क्योंकि शेल के अभी भी हम अंदर है। या आप गॉसियन सरफेस से कर लो, तो E इंटू 4πr² और Q इनसाइड कितना है, Q। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4πε0 r² सिर्फ इस सॉलिड का पॉइंट चार्ज। लेकिन जब हम ग्रेटर देन 2r पे बात करेंगे तो Q इनसाइड कितना हो जाएगा, यहां बात करेंगे तो Q इनसाइड Q और -2Q का कॉम्बिनेशन, K को ये आया, ठीक है। और फिर रिपीट कर रहा हूं कि चीजें उतनी मुश्किल नहीं हैं जितनी दिख रही हैं। पहले यहां का समझिए, यहां का आंसर KQ इनसाइड बाय r²। Q इनसाइड कितना है, Q। यहां निकाला तो Q और -2Q, Q इनसाइड कितना है, -Q, तो -KQ/r²। लेकिन जब हम यहां निकालने गए सॉलिड के अंदर किसी भी स्मॉल r पे, तो यहां फॉर्मूला आता KQ इनसाइड बाय r², और Q इनसाइड कितना बनता, Q/r³ इंटू r³। पूरी रेडियस r³ में कितना था, स्मॉल r में कितना होगा, तो कौन सा आया, ये मिल गया।
या सीधे जो इस हिस्से पे आना है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के आंसर आने, और उसके अंदर ये था, बाहर ये था। तो ग्राफ में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ग्राफ तो समझिए कि यहां से यहां तक इसका, इसके आगे भी इसका, लेकिन गड़बड़ कहां हो गई, जहां से शेल आ गई। शेल आने की वजह से जो आंसर KQ/R² था वो -KQ/R² आ गया, मतलब ग्राफ आ गया इधर। ये अंतर आ गया बस। तो इसका ग्राफ है थर्ड वाला, सेकंड वाले का। यहां प्रोपोर्शनल टू R, यहां 1/R सॉलिड का जो आंसर था, लेकिन बाहर जो ही गए तो शेल की वजह से एक एक्स्ट्रा -2Q आ गया, ये माइनस में आ गया। चलो थर्ड पार्ट और देखते हैं। ये मैं प्योर गॉस लॉ से कर रहा हूं, हाँ, या आप KQ इनसाइड से कर सकते हैं, गॉस लॉ नहीं लगाइए, एक ही बात है। तो R <R पे मीन्स गॉसियन सरफेस हमारी ये है। तो एक्चुअली Q इनसाइड सिर्फ इतना वाला है, ये येलो कलर वाली गॉसियन सरफेस है। तो E × 4πr², ये तो इस हिस्से का फ्लक्स आ जाता, सिमेट्री से E हम बाहर मानते। चार्ज इंक्लोज कौन सा लिखना था, ये वाला। तो चार्ज इंक्लोज ρ × 4/3πr³ सोचिए रेडियस अगर R हमारी यहां है, यहां फिगर बना लेता हूं, तो इस वाले वॉल्यूम में कितना चार्ज स्टोर्ड है। तो यहां चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस ρ × वॉल्यूम। कुछ कट रहा है, 4π ρ/3ε0R। तो बड़ी अच्छी बात है, एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। R <R पे ρR/3ε0, लीनियर रिलेशन। सेकेंड पार्ट, सेकेंड थोड़ा और इंटरेस्टिंग। ये इसके अबाउट, तो ये स्मॉल r है, तो गॉसियन सरफेस E × 4πr² Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। और इसी से Q इनसाइड बाय 4πε0r² बनेगा, एक ही बात है, KQ इनसाइड बाय R²। मतलब आपको इसके अंदर लाई करने वाला चार्ज चाहिए। अब जरा समझिए, रेडियस R तक पॉजिटिव डेंसिटी है, तो रेडियस R तक पॉजिटिव डेंसिटी है, कैपिटल R तक पॉजिटिव डेंसिटी है, बचे हुए वॉल्यूम में नेगेटिव डेंसिटी है, और बचा हुआ वॉल्यूम है, सोचो ये वाला वॉल्यूम है, यहां से यहां तक का वॉल्यूम 4/3π स्मॉल r³, 4/3π कैपिटल R³ घटा दो, बचा हुआ वॉल्यूम ये है बाय R²। K को चाहे वो 1/4πε0 छाप दो, तो ρ/3ε0। R³ 2r³ - r³/r², ये हमारा आंसर है। तो R से 2r के बीच में ρ/3ε 2r³ - r³/r², ये फंक्शन आ गया। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये था कि हमें इसके अंदर का चार्ज चाहिए था। थर्ड पार्ट तो सबसे आसान है, क्योंकि अब हमारी गॉसियन सरफेस यहां है, तो E × 4πr² Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, और Q इनसाइड है ρ × इतने हिस्से में पॉजिटिव, बचे हिस्से में नेगेटिव। तो 4/3πr³ में पॉजिटिव था, नेगेटिव था 4/3π 2r का होल क्यूब माइनस r का क्यूब बाय एप्सिलॉन। तो 4π काटा, ρ/3ε, ये r³, ये बना 4 7 और 1 6 6r³, तो 6r,
और नीचे से आर स्क्वायर, 2 रो बाय 3 एप्सिलॉन आर स्क्वायर आर क्यूब। ठीक, तो आर ग्रेटर देन 2r पे आंसर आया -2 रो बाय 3 एप्सिलॉन आर स्क्वायर आर क्यूब। डायमेंशनली बिल्कुल सही है। चलो मिटाते हैं। अब हमें ये फंक्शन प्लॉट करना है। 0 से r तक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लीनियर फंक्शन है। इसके बाद ये फंक्शन हत्यारा सा है, r से 2r, बाद में सोचेंगे। 2r के बाद ये 1/r² है, लेकिन नेगेटिव वाला, मतलब यहां से यहां तक कुछ इनको कनेक्ट करने वाला फंक्शन है। अब जरा हम हाइट चेक कर लेते हैं। r रखने पे इसकी वैल्यू ρr/3 एप्सिलॉन। इसमें r रखो, ये भी वही वैल्यू आई, मतलब ग्राफ यहां से चालू हो रहा है। अब यहां 2r रखो, r की वैल्यू 2r, 2r तो 6 बना, मतलब ये हाइट थोड़ी सी पिछले इसके मुकाबले ये हाइट कम है, क्योंकि हमें मैक्सिमम कितना है वो निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी। अब बीच में ये ग्राफ है, और ये ग्राफ वाकई में यहां से यहां चालू हो रहा है, लेकिन कैसे, तो हम फंक्शन लिख लेते हैं इसको f ऑफ x। ये तो कांस्टेंट है, इसको a ले लो, ये भी कांस्टेंट है, a माइनस एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर इंटू सम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, डेरिवेटिव करो इसका। तो क्यों ना इसको सुधार लो, a बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख लो। अब डेरिवेटिव करो तो -2a बाय एक्स क्यूब -1, हमेशा डिक्रीजिंग। डबल डेरिवेटिव करो तो कॉन्केविटी मिल जाएगी, 6a बाय एक्स टू दी पावर 4, पॉजिटिव मतलब कॉन्केव अप, इसका मतलब डिक्रीजिंग। ग्राफ डिक्रीज हो रहा है और कॉन्केव अप है, ये इसका शेप है। और ये इसका शेप है, तो ये वो पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ था। इसका रूट 0 कहां हुआ है, जब 2r³ माइनस r³ 0 है, r की वैल्यू 2 पे 1/3 कैपिटल R। तो सही बात है, ये 2 पे 1/3 कैपिटल R है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड यहां पे है। तो अगले पार्ट के दोनों के आंसर मिल गए। 0 यहां था, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड यहां है, ग्राफ दाएं तरफ कुछ ऐसा। चलो, तो उम्मीद है तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बने भले ना हो, समझ में आना बहुत जरूरी है कि मैंने कैसे किए। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया वो 2 चीजों का था, बेसिकली शेल का। तो कंक्लूजन कर रहा हूं जो हमने आज क्लास में सीखे। शेल का आंसर अंदर 0 है और बाहर पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये होता है। तो कहा जाए तो शेल में तो कुछ नहीं करना था। सॉलिड में हमने देखा, सॉलिड में अंदर जरूर थोड़ा याद रखने वाली चीज है ये अंदर, और r क्या है, इसकी रेडियस, चार्ज क्या है, इसका चार्ज, r वेक्टर क्या है, इसके सेंटर से पोजीशन वेक्टर। लेकिन बाहर के लिए तो फिर से कुछ नहीं करना पड़ा, वही जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। ठीक है, फिर हमने देखा हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके इंडिविजुअली आंसर निकाल के जोड़ सकते थे। तो कहा जाए सिर्फ एक ही चीज सीखे हम, बाहर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है और अंदर बिहेवियर अलग अलग है। इसका अंदर 0, इसका ये। तो शायद इससे एक और बात समझ में आ गई होगी कि इन सभी को कंबाइन करके मैंने एक फॉर्मूला लिखा था KQ इनसाइड बाय R²। लेकिन ये कब ट्रू है, जब कॉन्सेंट्रिक शेल्स। मींस ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि अगर मैंने ऐसी शेल बनाई Q, 2Q, 3Q, 4Q, कॉन्सेंट्रिक है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आता KQ इनसाइड Q, 2Q, 3Q, 6Q बाय R²। यहां निकालते तो Q इनसाइड K, 10Q बाय R², सबका समेशन। यहां निकालते 0। तो कॉन्सेंट्रिक है तो ये करो, नहीं है कॉन्सेंट्रिक तो अलग अलग कर लो। इसी में एक छोटा सा मैं डिस्कशन और दे सकता हूं कि हमने ये यूनिफॉर्म के लिए आंसर निकाला अगर रो वेरिएबल होता, वेरिएबल एज अ फंक्शन ऑफ r।
तो भी कोई खास दिक्कत होनी नहीं है। क्यों? रो अगर वेरिएबल है आर के फंक्शन में, तो भी तो ये ढेर सारी शेल्स हैं, हर शेल पे चार्ज अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला तो आपका अब भी काम करेगा। के क्यू इनसाइड बाय आर स्क्वायर। बस अंतर क्या आएगा, मान लो इसकी डेंसिटी बदल रही है आर तक, रो वेरिएबल है एज अ फंक्शन ऑफ आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी के क्यू इनसाइड बाय आर स्क्वायर बनेगा, जैसे आर ग्रेटर देन आर पे के क्यू इनसाइड की वैल्यू बाय आर स्क्वायर। फील करो, अगर मैं यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और पूरा का पूरा चार्ज अंदर आ जाएगा। तो क्यू इनसाइड ही टोटल क्यू है, और टोटल क्यू क्या है? रो डीवी। और ये डीवी शायद आपको याद आया हो, शेल पे आर रेडियस पे अगर कोई शेल लेते तो इसका वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर आता, चार्ज आता रो डीवी, तो चार्ज आता ये, चार्ज का इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर। लेकिन जरा सोचिए आर लेस देन आर होता, क्योंकि रेडियस अगर बाहर है तो पूरा चार्ज इसके अंदर लेना है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, तो फील करिए कि आपको अब जो चार्ज लेना है सिर्फ यही लेना है, तो k इंटू लिमिट आएगी 0 से r, रो आर। सोचो, अगर आपको यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो चार्ज सिर्फ ये वाला लेना है, तो लिमिट 0 से r आएगी। यहां निकालना था तो फिर 0 से स्मॉल r नहीं, 0 से कैपिटल R पे रुक जाएंगे, क्योंकि चार्ज सिर्फ यहां मौजूद है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था कि के क्यू इनसाइड बाय आर स्क्वायर अब भी ट्रू है, क्योंकि आखिरकार अब भी कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं। एक मैं न्यूमेरिकल कर देता हूं, बाकी बुकलेट में मिल जाएंगे। तो एग्जांपल, मान लीजिए रो होता रो नॉट 1 माइनस आर बाय आर, आर लेस देन और इक्वल टू आर, और 0 होता जब आर ग्रेटर देन आर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ठीक। तो चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, लेकिन रेडियस आर तक ही चार्ज है, बाकी तो सब बाहर तो कोई चार्ज है नहीं। अब मुझे निकालना है आर लेस देन आर, मतलब यहां। तो यहां पे हम निकालते तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू इनसाइड बाय आर स्क्वायर आता, और क्यू इनसाइड अंदर चार्ज 0 से स्मॉल आर ही आएगा, क्योंकि अभी हम शेल के बाहर नहीं निकले। और रो का फंक्शन 1 माइनस आर बाय आर, डी भी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाय एप्सिलॉन, नहीं बाय आर स्क्वायर। के को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, इसीलिए 4 पाई रो नॉट कॉमन ले लो, 0 से आर 1 माइनस आर बाय आर, आर स्क्वायर डी आर बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट नहीं देना, इंटीग्रेशन के बाहर है, 4 पाई से 4 पाई उड़ा दिया हमने, रो बाय एप्सिलॉन इंटीग्रेशन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाय 3, आर क्यूब का आर टू दी पावर 4, 0 से आर लिमिट बाय आर स्क्वायर। 0 से आर छापते तो 0 पे 0 आता, रो बाय एप्सिलॉन इनटू आर स्क्वायर काटो, आर बाय 3 माइनस आर स्क्वायर बाय 4r। ये फंक्शन आया गंदा सा। ठीक है, तो ऑब्वियसली आर का फंक्शन है, मतलब अलग अलग आर पे अलग अलग है, और दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। लेकिन हमें निकालना होता, मान लो आर ग्रेटर देन आर पे, यहां कहीं, तो बस अंतर ये आ जाता कि जो के क्यू इनसाइड बाय आर स्क्वायर लिखते, इसमें क्यू इनसाइड में बस जो लिमिट आती, वो लिमिट 0 से कैपिटल आर पे ही रोकनी पड़ती।
क्योंकि चार्ज आगे मौजूद नहीं है, ये बनता। और वैल्यू छापते तो सिर्फ मेरे ख्याल से अंतर समझ में आ गया होगा, 0 से कैपिटल R यहां हो जाएगा, बाकी सब ज्यों का त्यों छप जाएगा। तो रो बाय एप्सिलॉन R स्क्वायर 0 से कैपिटल R क्यूब बाय 3 माइनस R टू दी पावर 4 बाय 4R 1/12 रो नॉट R क्यूब बाय 12 एप्सिलॉन R स्क्वायर। इत्तेफाक नहीं है 1/R स्क्वायर आना, क्योंकि बाहर आप जो भी निकालते वो K क्यू टोटल बाय R स्क्वायर बनता, ये तो कांस्टेंट है तो 1/R स्क्वायर आता। लेकिन जब आप अंदर निकाल रहे थे तो ये Q टोटल बाय R स्क्वायर ये खुद R पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि अलग अलग रेडियस पे अलग अलग चार्ज था। एक बार हम बाहर निकले, चार्ज कांस्टेंट हो गया, इसीलिए अभी भी 1/R स्क्वायर है। अब हम जरा इसका फोटो भी बना लेते हैं, इतना किया है तो, क्योंकि ये तो मैथ्स का काम है हालांकि फोटो बनाना। तो देखें, फंक्शन आया R/3 माइनस R स्क्वायर बाय 4R, ये आया R लेस देन R। मोर देन R पे फंक्शन आया रो R क्यूब बाय 12 एप्सिलॉन R स्क्वायर। अब ये फंक्शन बनाए तो जरा देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है जिसका एक रूट 0 है, इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 0 है, दूसरा क्वाड्रेटिक का रूट 4R/3 है। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसे ही बनता, देख लो। लेकिन ये R तक ही जाना है, मैक्सिमा आएगा 2R/3 पे, इसके और इसके मिड पॉइंट पे मैक्सिमा आता है ये, तो ये ग्राफ बनेगा ये यहां तक। लेकिन अब इसके बाद जरा देखिए 4R/3 के बाद, तो R से दूसरा ग्राफ चालू हो गया ये, लेकिन R रखने पे ये भी 1/12 है और ये भी 1/12 है, मतलब ग्राफ यहीं से चालू हो रहा है, लेकिन ये 1/R स्क्वायर का ग्राफ है। और ये क्वाड्रेटिक था R/3 माइनस R स्क्वायर बाय 4R टाइप का। तो अगर मैक्सिमम पूछा होता तो 2R/3 पे आता। ठीक, तो कोशिश करिए यहां ये समझने की कि बाहर जब हम निकाल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो जो भी है कांस्टेंट है। क्यों? इसमें लिमिट कांस्टेंट की जानी है। लेकिन जब हम अंदर निकालते तो K क्यू बाय R स्क्वायर ये भी शायद R का फंक्शन होगा, क्योंकि लिमिट 0 से R जानी है, स्मॉल r। इसीलिए यहां कभी लीनियर बन गया था, कभी 0 आ गया था, ठीक है, कभी क्वाड्रेटिक बन गया, लेकिन यहां ये 1/R स्क्वायर ही आ रहा है हमेशा। तो उम्मीद है पहला पार्ट समझ गए होंगे, जहां हमने स्फेरिकल बॉडीज के लिए आंसर निकाला, चाहे वो शेल हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का सॉलिड हो, हम आंसर सभी का निकाल पा रहे हैं। अगली क्लास में हम सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, और इनफाइनाइट शीट की, तो बाकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे। फिलहाल ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एप्लीकेशंस हैं स्फेरिकल का, क्योंकि ग्रेविटेशन में यही पार्ट पढ़ेंगे। ये अगर आपका हो गया मतलब ग्रेविटेशन अब खत्म हुआ, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से एक दिन ग्रेविटेशन का पार्ट लेके ग्रेविटेशन खत्म कर दूंगा। फिलहाल जो शीट मिलेगी वो शीट अच्छे से करिए, ठीक है। हो सकता है दिक्कत आई हो, क्योंकि पहली बार में वेक्टर भी आता है, इंटीग्रेशन भी आता है, दिक्कत आती है। लेकिन आप 1-2 बार शायद देखोगे तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे, और इसमें कंफर्टेबल होना कंपलसरी है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।